बच्चों फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपकी बायो की क्लास में। और आज मेरे पास फिर वेरी शॉर्ट आंसर ही है आपके लिए। और बेटा मैंने इकोसिस्टम वाला चैप्टर आपके साथ शुरू किया है। तो आज पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन कौन से मेजर हैं? तो एक तो टुंड्रा फॉरेस्ट हो गए बेटा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर मैंने आपको बताया था कंचनजंगा एंड नागासाकी। ये हमारे इंडिया की दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। ठीक है। फिर है बेटा ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स, ये हमारे मेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल मतलब मैदान। ओके। फिर गिल्ट क्या चीज़ है? गिल्ड ये है जी ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करती हैं, जो कॉमन रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। सिमिलर फैशन में इसको हम गिल्ड बोलते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो किसी एक ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करती हैं और कॉमन रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। कॉमन रिसोर्सेज में एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, न्यूट्रिएंट्स। फिर है बेटा बायोमास क्या चीज़ है? बायोमास है जी अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है ना बेटा, वो उसका बायोमास होता है, कम्युनिटी और बायोम में भी। फिर नेक्स्ट है जी 3 फंक्शनल किंगडम बताओ इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के 3 फंक्शनल किंगडम है, प्रोड्यूसर, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस बताइए डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में। सो डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बेटा, जो ये जितने भी हमारा बायोमास होता है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? इस बायोमास को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड बॉडीज़ इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में भी मदद करते हैं। तो जितने भी बायोटिक या बायोमास या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे में और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनको दोबारा साइकिल में रोटेट कर देते हैं ताकि वो अवेलेबल हो जाए फिर से दोबारा हमारी साइकिल में। ठीक है। यानी एक जगह पे ये रुका ना रहे सिस्टम। सो जब भी कोई एनिमल आपको डेड मिलता है या आपको ये देखने को मिलता है कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलती है, जब भी कोई फंगस किसी ऑर्गेनिज्म पे काम करती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का। ठीक है। जिसको ट्रीटस फूड चेन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, गिव अनदर टर्म फॉर अपेरेंट फोटोसिंथेसिस। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसका नाम है। व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम को एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे क्रॉपलैंड्स हो गए, एक्वेरियम हो गए। तो आप सभी के घर में एक्वेरियम में छोटा इकोसिस्टम वो बन कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें फिशेस होती हैं जिनको हम पालते हैं। ये सारे इसका मैन मेड इकोसिस्टम का पार्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय कोहैबिटेशन? कोहैबिटेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीशीज के जो सेम जनरल हैबिटेट को ऑक्यूपाई करते हैं। डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल सेम जनरल हैबिटेट को जब ऑक्यूपाई करते हैं उसको कोहैबिटेशन बोलते हैं। फिर इकोलॉजिकल निच का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल निच? It avoids the competition between the member of different species and also help in diversification of species into subspecies. तो सिंपल इकोलॉजिकल निच का मतलब होता है ये सेम स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन को कंट्रोल करता है। कैसे? ये निच क्या होता है बेटा? अलग अलग हैबिटेट्स जो होती हैं जब हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये अलग अलग हैबिटेट्स इकट्ठी होकर बनाती हैं निच। ओके। और जब ये निच आपकी एक निच है वो दूसरी निच से बहुत डिफरेंस पे होती है। तो सपोज इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ रह रही है, ऑब्वियसली उसका फूड जो होगा वो डिफरेंट होगा बाकी स्पीशीज़ से। तो जो दूसरी निच होगी उसमें भी वो स्पीशीज़ अगर होगी तो उसका भी फूड डिफरेंट होगा बाकी स्पीशीज़ से। सो
सेम स्पीशीज़ के बीच में फूड की कमी नहीं होती जब वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रहते हैं, अलग अलग निच में रहते हैं, तो इस करके वहाँ पर एक तरह से बैलेंस मेंटेन रहता है। अब आप खुद सोचिए, एक पर्टिकुलर निच के अंदर अगर सारी पॉपुलेशन एक स्पीशीज़ की रहने के लिए आ गई, सो क्या होगा, वहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी फूड रिसोर्सेज की, और फाइनली वहाँ पर जे शेप कर्व आ जाएगी। पहले तो कर्व बहुत बढ़ जाएगी, अच्छे से एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगी, और फाइनली क्या होना शुरू हो जाएगा, फाइनली सारे ऑर्गेनिज्म का नंबर एकदम से कम कब हो जाएगा, तब जब सारे का सारा उनका फूड ख़त्म हो जाएगा, तो सारी पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी वहाँ पे। फिर बेटा नेक्स्ट है सीर। क्या चीज़ है? सीरीज ऑफ चेंजेस इन सक्सेशन फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमेक्स स्टेज, इसको सीर बोलते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक पॉन्ड है, जब पॉन्ड के अंदर आप नोटिस करें, उसके अंदर आपको सबमर्ज प्लांट्स भी मिलेंगे, पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स भी मिलेंगे, आधे प्लांट्स पानी में, आधे प्लांट का पार्ट बाहर। धीरे धीरे जब उसमें पानी कम होने लग जाएगा पॉन्ड में, तो वहाँ पर बड़े प्लांट्स भी ग्रो करने लग जाएंगे। आपको पता ना 3 प्लांट्स मैंने आपको बताए थे, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज। सो बेटा जो श्रब्स होते हैं ना, श्रब्स का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, और इस तरह के प्लांट पहले वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। फिर वहाँ पे श्रब्स आ जाएंगे, वो प्लांट जिनकी हमारे जितनी हाइट है, जिनकी स्टेम वुडी होती है, हार्ड आती है। फिर बेटा उसके बाद पहुँच जाएंगे आप लोग ट्रीज़ पे, और जो ट्रीज़ आपको देखेंगे वो तो बड़ी बड़ी होती हैं। सो देखते ही देखते स्टार्टिंग में वहाँ पर पायनियर कम्युनिटी आएगी। पायनियर कम्युनिटी का मतलब होता है जब किसी भी एक अच्छे सॉइल के ऊपर प्लांट्स उगने शुरू हो जाते हैं, तो उसको पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। तो इन प्लांट से बड़े प्लांट्स बनने लग जाएंगे, और फिर हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। सो जब हम कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचेंगे, वहाँ पे ढेर सारे ट्रीज़ भी देखने को मिलने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका पूरे का पूरा पॉन्ड है वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीड। यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? प्राइमरी सक्सेशन से, प्राइमरी पायनियर स्टेज से, छोटे प्लांट से, और कहाँ तक चलेगी? कॉम्प्लेक्स प्लांट्स तक, क्लाइमेक्स स्टेज तक। कुछ एग्जांपल्स दीजिए रूटेड फ्लोटिंग स्टेजेस की। अजोला, लैमना और ट्रापा इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज क्रस्टेस लाइचन स्टेज? क्रस्टोज लाइचन स्टेज क्या है? इट फॉर्म्स द पायनियर कम्युनिटी इन लिथोस्फीयर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम फॉर्म्स ऑफ लाइचन्स। तो ये पायनियर कम्युनिटी में आती है, लिथोस्फीयर में, और इसमें आपको ढेर सारे लाइचन्स मिलेंगे। लाइचन्स बेटा फंगस और टेरिडोफाइट्स के साथ मिलके बनते हैं ना, एल्गी और टेरिडोफाइट्स मिलके बनाते हैं लाइचन्स। और मैंने पहले आपको बताया था लाइचन्स एक तरह के बायोलॉजिकल इंडिकेटर का भी काम करते हैं। जहाँ पर लाइचन्स की ग्रोथ नहीं हो रही वहाँ पर यानी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा जाता है कि लुधियाना में लाइचन्स ज़्यादा ग्रो नहीं करते, हाँ ये चंडीगढ़ में बड़ा ग्रो करते, तो पॉल्यूशन का लेवल वहाँ पे कम है ना बेटा, तो इस करके वहाँ पे लाइचन्स ग्रो कर पाते हैं। लुधियाना में नहीं ग्रो करते क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लुधियाना में इंडस्ट्रीज़ बहुत है, ठीक है। फिर इसके बाद पायनियर कम्युनिटी क्या होती है? द फर्स्ट कम्युनिटी इन हैबिटेट एंड एरिया इज कॉल्ड पायनियर। अभी मैंने आपको बता के हटा था, जब एक अच्छे ऑर्गेनिक सॉइल में, एक मैदान में जब सबसे पहले प्लांट जो लगते हैं उनको हम पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। सबसे पहले प्लांट जो लगते हैं। 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताओ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर। क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिससे लाइफ पॉसिबल होगी? एक तो जी एनर्जी फ्लो होना चाहिए और मटेरियल की साइकिलिंग होनी चाहिए। एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, जो मैंने आपको 10% लॉ बताया था कि जब भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, उसमें 90% वेस्ट हो जाती है, 10% ही ट्रांसपोर्ट हो पाती है। और फिर मैंने आपको मटेरियल साइकिलिंग के बारे में भी बताया था। मटेरियल साइकिलिंग में डिट्रीटस या अपने डिकम्पोजर्स काम करते हैं और वो चेंज कर देते हैं बेटा मटेरियल साइकिलिंग में, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में बदल देते हैं। फिर फॉस्फोरस साइकिल क्या है और ये इम्परफेक्ट साइकिल क्यों है? क्योंकि देखो बल्क जो मटेरियल होता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है
और इमोबिलाइज होता है, यानी मूव नहीं करता अर्थ की क्रस्ट में से। इसी करके फॉस्फोरस साइकिल को इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल का बहुत सा हिस्सा इनऑर्गेनिक फॉर्म में एज इट इज़ रहता है और वो यूज़ नहीं होता, तो इस करके ये इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट साइकिल है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल सिंक कहाँ है? ठीक है, तो जो ग्लोबल सिंक है वो है जी हमारा ओशंस। सो ओशंस में जितने भी प्लांट होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। फाइटो एग्लूटिनिन्स का सिग्निफिकेंस क्या? ये बेटा एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मदद करते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लेग्यूम, यानी जितनी भी दालें होते हैं, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट्स में नोड्स हैं, वहाँ पर आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहने लगते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं प्लांट को और प्लांट की रूट्स उनको रहने के लिए जगह बोलते हैं। तो ये जी आप कह सकते हो एक तरह का केमिकल है फाइटोग्लूटिनिन्स। ठीक है, ये मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को किसी भी प्लांट में, यानी लेग्यूमिनस प्लांट जिनके अंदर रूट्स नोड्यूल्स होते हैं, उनमें रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। फिर बेटा नेक्स्ट है टर्म बताइए स्टैग्नेट इनलेट वाटर बॉडी के लिए, तो उसको लेंटिक सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर पानी खड़ा रहता है। और एग्जांपल इसकी बेटा पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर मूव नहीं करता ना। फिर है जी विच इकोसिस्टम आर कॉल्ड बैकबोन्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। सो एग्रो इकोसिस्टम है, ये पूरी सिविलाइजेशन की क्या है? बैकबोन है। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना और बहुत मेहनत करें आप लोग। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी। टेक केयर।